हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसका भारत के जो समाज है आर्थिक तौर पे खाद्यान्न के उसमें बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो हरित क्रांति के बारे में ही होगा। महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसने शुरू किया, भारत में इसका क्या प्रभाव रहा, कौन कौन सी फसलों में इसका हरित क्रांति का विशेष तौर पर प्रभाव रहा, ये सारी चीज़ें जो है हरित क्रांति में पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसी के तहत जो है आज हम एक एक करके सब में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति 1960, ठीक है, के दशक में कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये चीज़ है, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और आपको ये मेंस में भी लिखने को आ सकता है। विशेष तौर पर अगर एमपी पीसीएस की हम बात करें, तो जो उसका पेपर यूनिट जो है, मतलब पेपर फर्स्ट, और इसकी जो खंड बा है, ठीक है, यानी पार्ट 2 है ज्योग्राफी वाला, उसमें जो है ये है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो जो हरित क्रांति है 1960 के दशक की जो ये चीज़ें हैं और कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग ने जो है इसको शुरू किया था। ठीक है, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जो है जनक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से ये समझ निकल के आती है कि हरित क्रांति की जनक कौन है, तो वो है जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्में, यानी HYV, यानी इसे बोला जाता है हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी को विकसित करने के कारण इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। यानी इन्होंने 1970 में जो है के पास पास जो है इन्होंने क्या किया था कि बहुत उच्च किस्म की जो है फसल का जो है बीजों का जो है इजाद किया था इन्होंने। ठीक है, जिससे ज़्यादा पैदावार आए। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा इसके बारे में आपको। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसको एक भूमिका समझ लीजिए। ठीक है, तो अब वहीं अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो है हरित क्रांति जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, जिनका हाल ही में जो है देहांत हो गया है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ने और MS स्वामीनाथन ने जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या है यहाँ, तो उच्च जो फसल होती है, उच्च उच्च उपज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी की जो उपज हो, इसके बीजों का जो है इन्होंने जो है आविष्कार किया है। ठीक है, कि इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने, और उन्हीं के जो है पद चिन्हों पर जो है MS स्वामीनाथन ने भी मतलब विदेश गए, वहाँ पर उसका स्टडी किया और उसको चीज़ को फिर जो है भारत लेके आए और यहाँ पर उसका प्रयोग किया। तो ये जो है भारत में हरित क्रांति की जनक कहलाए। ठीक है, अब इसके मुख्य तत्व क्या है हरित क्रांति के, दोस्तों जो मुख्य तत्व है हरित क्रांति के, वो रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों दवाओं का प्रयोग है, अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग है, आधुनिक कृषि यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग है, सिंचाई व्यवस्था एवं जल निकास का उचित प्रबंधन, यानी सिंचाई का विस्तार है, बहुफसली कार्यक्रम है, मूल्य प्रोत्साहन है, अब भू संरक्षण है। तो जो ये पूरी हरित क्रांति है, इन्हीं सात बिंदुओं पर जो है बेस्ड थी। ठीक है, यानी रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ है, अधिक जो अच्छी उपज देने वाली बीजों का प्रयोग हुआ है, जिसे अभी हमने HYV यानी हाई वैरायटी यील्ड वैरायटी कहा, और जो कृषि यंत्र का प्रयोग किया है, और महत्वपूर्ण सिंचाई का विस्तार हुआ, यानी सिंचाई व्यवस्था, अच्छी सिंचाई व्यवस्था चाहिए, क्योंकि ये जो हाई जो वैरायटी उच्च उपज देने वाली जो बीज थे ना, इनको अच्छी सिंचाई की सुविधा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, अगर नहीं, जिस क्षेत्र में नहीं हुई है, मैं ये भी बात करूँगा कि इस क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि हरित क्रांति पूरे भारत भर में नहीं हुई है, एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में ही ये इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति इन्हीं 7 बिंदुओं पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति के जो सफलताएं हैं, सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, यहाँ आपको सकारात्मक और नकारात्मक जो हम इस, यानी जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ थी हरित क्रांति में, इसी में आपका जो है
जो आप जो दिमाग में आपकी चीज़ें आ रही होंगी यहीं आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सकारात्मक की हम बात करें तो हरित क्रांति के सकारात्मक जो है कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कौन कौन से? तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। दोस्तों, जब हरित क्रांति नहीं थी इसके पहले जो है भारत जो है ना 1983 तिरालीस 42-43 के पास में भयंकर अकाल हुआ था। यानी खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि भारत को खाद्यान्न में क्या आयात करना पड़ता था। अब तो आत्मनिर्भर हो गया है, पहले आयात करना पड़ता था, मतलब खाने के लिए मोहताज था। ठीक है, आज जो प्रधानमंत्री जी जो अन्न श्री जो यानी जो मोटे अनाज को जो है बढ़ाया जा रहा है ना, पहले यही हुआ करता था भारत में। ठीक है, अच्छी चीज़ें तो देखने को भी नहीं मिलती थी, खाने की तो बात छोड़िए। पहले यही जो मोटे अनाज हैं, कोदो, किनकी, जो जिसे कहा जाता है ना, जिसको नहीं खाना पसंद करती आज की जनरेशन, यही हुआ उगा करता था और इसको ही बड़े चाव से खाया जाता था। अब सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि इसमें इतना प्रोटीन, इतना विटामिन्स होता है, मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, और जो आज बहुत सारी जो बीमारियां हो रही हैं, इस तरह से खान पान हो रहा है, ये सब जो है कहीं न कहीं जो पहले के अनाज थे उनको छोड़ने की वजह से हुआ है। ठीक है, अब इसीलिए जो है जो मोटे अनाज थे, अन्न श्री जी जो 8 प्रकार के, उनको जो है प्रधानमंत्री जी ने फिर से कहा है कि आप इसको जो है फिर से उगा रही है पब्लिक। कोदो देखोगे आप बहुत कम जगह पे मिलता है, लोग बाग नहीं पसंद, जानते नहीं है कि आखिर कोदो है क्या। तो जो ये बाजरा माजरा ये सब है ना, अभी धीरे धीरे करके फिर प्रचलन में आएगा। तो क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे हरित क्रांति में, तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी फसलें बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन सी? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन में जो है बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और विदेशों से अनाज जो है लगभग बंद हो गया हरित क्रांति आने के बाद, नहीं तो मंगाना पड़ता था। सोचिए दोस्तों, आपको शायद जानकारी हो, कुछ लोगों को नहीं भी होगी। हमारे यहाँ जो फसलों में आपने देखा होगा कुछ खरपतवार हैं, है ना, रहते हैं ना खरपतवार, कि गेहूं बो या धान उगाओ तो अपने आप ही उगाते हैं। वो पहले विदेशों से गेहूं मंगाया जाता था। ठीक है, और जब मंगाया जाता था ना तो अमेरिका खासकर अमेरिका से मंगाया जाता था। रेड किस्म का गेहूं होता था, वो उनको अपने जानवरों को खिलाते थे। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें थी वहाँ की, और हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। मतलब इतनी, मतलब कहें कि खाद्यान्न में इतनी कमी थी कि आयात करना पड़ता था, तो वो उनके साथ कुछ खरपतवार भी हमारे यहाँ आ गए जो अपने आप ही उगाते हैं। ठीक है, साफ सुथरी चीज़ें तो कोई देता नहीं था। ठीक है, अब जो है भारत की स्थिति अब ऐसी है। थर्ड पॉइंट है हरित क्रांति बड़े पैमाने पर मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, जो आज आज मतलब 1970 के दशक की बातें हैं ये, जो कि अब जो है खूब प्रचलन में हो गया है। मशीनीकरण का अब कृषि में बहुत यूज़ होने लगा है। अब कोई भी व्यक्ति, जो पहले बैलों से जुताई खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन अब वो जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब खूब मशीनीकरण हरित क्रांति के बाद से हो गया है। हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों, उर्वरकों और खरपतवारनाशी रासायनिक की मांग में वृद्धि हुई। यानी आजकल जो पेस्टिसाइड्स है ना, जिसे कहा जाता है, खूब दवाई छिड़की जा रही है। ठीक है, कीटनाशक, अब वो कीट आते ही नहीं है उसमें क्योंकि दवाई छिड़की जाती है, पर उसका हेल्थ हम उसमें भी बात करेंगे। अभी हम केवल पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो हरित क्रांति के कारण जो है कीटनाशकों, उर्वरकों और खरपतवारनाशी रासायनिक की मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि वो जो बीज थे उच्च उपज वाले, ठीक है, उनकी ये डिमांड थी कि उनको ये चीज़ चाहिए, मतलब उनको रासायनिक चाहिए तभी वो वृद्धि होंगे। ठीक है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए, अगर कीड़े लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उपज नहीं हो पाएगी उसकी अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हरित क्रांति के कारण सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। यानी जो उच्च वैरायटी के जो बीज थे उन्हें खूब पानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, हल्का हल्का पानी मिलेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा, उतनी उपज नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है ये जो डीजल इंजन इन सब की बढ़ोतरी हुई, सिंचाई सुविधाओं में विकास हुआ, लघु सिंचाई कार्यक्रम जो है
के अंतर्गत नलकूप, छोटी नहरें और तालाब आदि जो है बनाए गए। यानी अगर हरित क्रांति जिस क्षेत्र में लाई गई या जिसका उपयोग किया गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि भैया कीटनाशक चाहिए, अच्छी सिंचाई व्यवस्था चाहिए, मशीनीकरण चाहिए, ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी कैसे हुई? भैया पैदावार ज़्यादा हो रहा है तो उनकी आय बढ़ने लगी, ज़्यादा बिकने लगा, क्योंकि खाद्यान्न में के साथ जो है आय वृद्धि होने लगी। 7वां पॉइंट है, हरित क्रांति के कारण कृषि शिक्षा का विस्तार हुआ। यानी धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे कृषि के। भाई क्या होता है कि मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अब जिसको जॉब करने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्रीकल्चर और कृषि करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं और खेती बाड़ी को अच्छी तरह से करने लगते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जानकारी, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, है ना। यार देखो यार, वो तो इतना कमा रहा है, हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हुआ, कृषि क्षेत्र के बारे में लोग जानने लगे, तो क्या हुआ, फिर कृषि विश्वविद्यालय बनने लगे। तो पंतनगर में हरियाणा में पहला कृषि विद्यालय जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, मृदा परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी का परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं खोलने लगे। भाई मिट्टी का मतलब जैसे धीरे धीरे जागरूक होने लगे ना कृषि खेती के बारे में, विश्वविद्यालय भी खुल गया। ठीक है, तो जब उसकी अब मिट्टी कैसी होगी तो इसके बारे में भी लोग बाग जानने लगे, तो क्या हुआ, मृदा सुधार कर बीज बोया जाने लगा। ठीक है, यानी कि अब खेती ऐसे नहीं होती थी कि चलो ज़मीन पड़ी है बो दो, जैसा होगा तो होगा, नहीं, उसकी गुणवत्ता, मतलब जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी देखते थे, कितनी इसमें जो है मतलब जो कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन की कमी है, कितने % कमी है, कितना इसमें खाद मिलाना पड़ेगा, ये चीज़ें भी जो है धीरे धीरे अब जागरूकता के तहत जो है लोग बाग करने लगे। बहुफसली और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी बहुत सारी फसलें बोने लगे, श्रम की भी ज़रूरत पड़ने लगी, तो जो है यहाँ से भी एक प्रकार का रोजगार मिलने लगा। तो ये जो है इसकी जो है एक लास्ट और बचा है, हरित क्रांति से देश में अधिक उपज होने के कारण उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा और बीजों की नई नई किस्मों की जो है खोज होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत सारी वैरायटी आने लगी। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे एक मतलब चावल की बहुत सारी वैरायटी आती है, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी आती है। कैसे? क्योंकि बीजों का इसमें खोज हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, सारे जितने मैंने 10 के 10 बताए, ये सकारात्मक पॉइंट है हरित क्रांति को लेके। अब हम देख लेते हैं कि आखिर नकारात्मक पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कौन कौन सी फसल थे, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसमें? क्वेश्चन ये बनता है कि हरित क्रांति से कौन सी फसल को फ़ायदा नहीं हुआ या कौन सी फसल का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं किया गया या किसको बढ़ाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला है, हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का तक ज़्यादा रहा, परंतु मोटे अनाज, दलहन, तिलहन हरित क्रांति से बाहर रखा गया। ठीक है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति में का प्रभाव किन फसलों पर नहीं रहा। ठीक है, तो दलहन में नहीं रहा, यानी जितनी प्रकार की दालें हैं, तिलहन में नहीं रहा। ठीक है, अब मोटे अनाजों में जो है विशेष तौर पर कोदो, किनकी, इनमें नहीं रहा। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही सीमित रहा। ये इसके डिसएडवांटेज हैं, हरित क्रांति के नकारात्मक हैं, पहलू हैं। दूसरा है कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी व्यापारिक फसलें भी जो है हरित क्रांति से दूर रखी गई। यानी एक प्रकार से ये कहा जाए तो व्यापारिक फसलें भी हरित क्रांति से दूर थी, मतलब नहीं प्रयोग किया गया इसका। ठीक है, इसमें हरित क्रांति के साथ इसको नहीं लाया गया। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आप पढ़ लेंगे, सारा आपको हरित क्रांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है HYV यानी हाई एल्डिंग वैरायटी बीजों केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक सीमित रहा। गैर खाद्यान्न फसलों की रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। जैसे अभी हमने बात की, हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, यानी इसका प्रभाव कुल फसली क्षेत्रों के 40% पे रखा गया, 60% जो है अछूता रहा। ठीक है, यानी इसमें क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिली। कैसे? भाई फसली क्षेत्रों में जो है 40% ही दिखा, बाकी और जो है ऐसे ही पड़ा रहा। तो इस प्रकार से ये जो है चीज़ें होने लगी। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव, यानी हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा, तो केवल मात्र 3 जगह पड़ा विशेष तौर पे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा साइड से लगा हुआ है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ कुछ मतलब इनमें क्षेत्र में भी रहा। इसके अलावा समूचा क्षेत्र अछूता रहा, मतलब यहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई नहीं, लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें, एक तो पैसे नहीं हैं, क्या के लिए पैसे नहीं हैं कि अच्छी वैरायटी के बीज खरीद पाएँ, वहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कीटनाशक नहीं खरीद पा रहे,
और ना मशीनीकरण, जो मशीन वाले डीजल इंजन ये चीज़ नहीं खरीद पा रहे, इसीलिए क्या हुआ, ये सब चीज़ें अछूत है। पहले से ही राज्य पिछड़े रहे थे, इसलिए और नहीं कर पाए, जबकि पंजाब हरियाणा संपन्न थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर जो रहा, यानी अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहा, और दक्षिण में साउथ में दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हरित क्रांति का प्रभाव रहा। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति का विस्तार कहाँ तक रहा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति से बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा सहित समूच पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध क्षेत्र अछूते रहे। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में रासायनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, जिसके कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उपयोग करने से क्या होता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना था, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगी, कभी कैंसर, कभी त्वचा संबंधित। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, इसका भी प्रभाव जो है भारत को झेलना पड़ा। कुछ चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव है तो निगेटिव भी अपने आप ही आती है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में पानी की खपत जो है 50% बढ़ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो जगह जगह ट्यूबवेल, बोर होने लगे, तो क्या हुआ, छन्नी हो गई पूरी धरती, है ना। यहाँ बोर किए, पहले वहाँ पानी निकला, वहाँ कर दिए, तो क्या हुआ, हर जगह जगह पे गड्ढे हो गए। तो कहने का मतलब इसीलिए जो है समूचे भारत में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ पाया। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए होता है, ये क्योंकि ये बीज ही ऐसे हैं कि इनको पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पानी की मांग बढ़ गई। अब इन क्षेत्रों में क्या हुआ, ट्यूबवेल कर करके क्या किया, पानी तो निकाल लिया, हरित क्रांति सफल बना ली, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं पानी का जल स्तर कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब जैसे बहुत सारे रासायनिक इन्होंने खेतों में डाल दिया, ठीक है, बहुत रासायनिक डाल दिया कि भैया खरपतवार मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जब बरसात हुई, तो पूरी तरह से तो मिटते नहीं है रासायनिक। ठीक है, ये जो कीटनाशी लगाते हैं, तो क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है। बहने के साथ साथ क्या हुआ कि जो और घास वास रहती थी उनको तो ये कीटनाश मतलब पोषक तत्व मिल गया, है ना, खाद वाद उर्वरक डालने से पोषक तत्व मिल गया, तो वहाँ जंगल टाइप के जो खरपतवार वो हो गए। ठीक है, वो फैलता गया और पूरे जो है दूसरे नदी नालों में मिला, तो उसका पानी भी जहरीला हो गया, उर्वरक डालने से, रासायनिक कीटनाशक डालने से। तो ये नकारात्मक प्रभाव जो है इसमें देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो 50% क्या जल स्तर बढ़ गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब हर जगह ट्यूबवेल होने लगा, तो भूस्थल का जो जल है धरती का, वो भी कमी आने लगी, खासकर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से ज़्यादा उर्वरक और खाद का प्रयोग करने से मृदा की पोषक तत्व तो कमी हो गई। ठीक है, किसी चीज़ को अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, खत्म हो जाएगा, उसका पोषक तत्व तो खत्म हो जाएगा, उसकी जो मिनरल्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और हरित क्रांति में कृषि यांत्रिकरण का ज़्यादा प्रयोग बढ़ जाने से खेतिहार जो मजदूर हैं वो क्या हुआ, वो लोग क्या हुआ कि बेरोजगार हो गए। और जब बेरोजगार हो गए तो सीधी सी बात है दोस्तों कि उससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि बेरोजगारी फिर अपने चरम पर आने लगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर होगा ये वीडियो। और अगर आपको ऐसा लगता है तो और कोई टॉपिक है आप मुझे बताइए, उस पर मैं जो है वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।